Hello, welcome to Magnetic Study, creating the ways of cracking competitive exams। तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा न्यूटन सेकंड लॉ। क्लियर? तो न्यूटन सेकंड लॉ और साथ में हम देखेंगे इसमें अगर थर्ड लॉ तक पहुंचे तो थर्ड लॉ भी कंप्लीट करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। बिफोर गोइंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमें यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर डिफाइन करना है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है किसमें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो वो क्या चीज़ है? वो है लीनियर मोमेंटम। वो क्या चीज़ है? लीनियर मोमेंटम। क्लियर? क्या चीज़ है? लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को पहले डिफाइन करेंगे, उसके पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स में आपको बताऊंगा लीनियर मोमेंटम का। उसके बाद हम न्यूटन सेकंड लॉ पर जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट दूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोमेंटम। उसके बाद इसके फिजिक्स पर आएंगे। पहले कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो आपको, जिससे आपको आइडिया मिले कि मोमेंटम क्या चीज़ है। क्लियर? तो एक्चुअल में मोमेंटम क्या होता है, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन contained in a body, contained in a body। एक बॉडी में जो या एक पार्टिकल है या एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो मूव कर रहा है। और जब वो मूव कर रहा है तो उसके पास कितनी अमाउंट ऑफ मोशन है, कितनी अमाउंट ऑफ मोशन है। देखो यहां पर मैंने लिखा क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब क्या है? उसके पास कितनी क्वांटिटी है, किस चीज की? मोशन की। तो उसको क्या नाम दिया गया फिजिक्स में? लीनियर मोमेंटम। और इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फोर्स को F से रिप्रेजेंट किया जाता है, लीनियर मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? P से। तो क्या चीज है ये? क्वांटिटी ऑफ मोशन। अच्छा, अब अगर हमें मेजर करना है तो कैसे करेंगे? किस ऑब्जेक्ट के पास कितनी क्वांटिटी है? तो मैथमेटिकली हम लिखते हैं P जो है ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक करता है मास पर डिपेंड, यानी कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है, और दूसरा चीज है वेलोसिटी। क्या चीज? एक है मास, दूसरा है इसका वेलोसिटी। यानी कि ये इन दो चीजों पर डिपेंड करती है। क्या चीज? मोमेंटम। दो चीजों पर, उनका प्रोडक्ट भी है। तो हम लिख सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ ए बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। क्लियर? तो क्या चीज है इसका नाम? इसका नाम है मोमेंटम। क्लियर? अब मोमेंटम पर आते हैं। थोड़े से पॉइंट्स में यहां पर आपको बताने जा रहा हूं मोमेंटम के बारे में। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने? मोमेंटम जो है इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या चीज है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये ध्यान रहे, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, वही डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, वही डायरेक्शन किसकी भी है? मोमेंटम की भी। तो दूसरा पॉइंट जो है इसका एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ पी, एसआई यूनिट ऑफ पी इज, अब आप फॉर्मूला है आपके पास, m इंटू वी। m इज द मास, तो मास का यूनिट क्या है? kg। और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो ये इसका यूनिट बन जाएगा kg मीटर पर सेकंड। ध्यान में, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, वी हैव टू बॉडी, इफ द मोमेंटम ऑफ, if the momentum of two objects is same, if the momentum of two objects is same, then, तो फिर क्या होगा? if m1 is greater than m2, then obviously v1 should be less than v2। ये क्वेश्चन में आ सकता है। the momentum of two objects is same, if m1 is greater than m2, देन चार ऑप्शन होंगे, देन v1 शुड बी लेस देन v2। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2। अब इनके पास, इसके पास वेलोसिटी है v1, इसके पास वेलोसिटी है v2। अब इसने क्या कहा कि
m1 जो है वो ग्रेटर है m2 से, यानी कि इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। मान लो ये आपके पास है, ये आपका है 20 kg। कितना है? 20 kg इसका मास है। किसका मास? m1 का मास 20 kg है। कितना है? 20 kg। ये मैंने लिखा 20, और m2 जो है वो है 10। क्लियर? तो m1 ज्यादा है m2 से। तो अगर इनका मोमेंटम सेम है, अगर इनका मोमेंटम सेम है, तो मोमेंटम सेम होने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई जो होनी है वो क्या है? v1 शुड बी लेस देन v2। v1 कम होना चाहिए, इसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि प्रोडक्ट जो है m1 v1 ये सेम आए, बराबर आए। इस तरह से समझते हैं इसको। इसका मैंने कहा मास 20 है, इसका मास है 10। तो इसको मैं मल्टीपल करूंगा किसी टर्म से। फॉर एग्जांपल मैं इसको 5 से मल्टीपल करूंगा, तो 20 × 5 इज 100। अब इसको किस टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 100 आए? सीधी सी बात है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 100 बन जाएगा। इसका मास था ज्यादा, इसका मास था कम, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ताकि दोनों का मोमेंटम सेम आए, क्योंकि P इज m × v। नेक्स्ट पॉइंट, अब आप लोगों को ये चीज समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं किसकी ओर? न्यूटन सेकंड लॉ की ओर। ये काफी इंफॉर्मेशन है मोमेंटम के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो मैंने कहा न्यूटन सेकंड लॉ है। क्या चीज है? न्यूटन सेकंड लॉ। एक्चुअल में न्यूटन सेकंड लॉ जो है ये मोमेंटम पर ही डिफाइंड है। किस पर डिफाइंड है? मोमेंटम पर ही डिफाइंड है। इसको आप ध्यान में रखिए। अगर ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम है m × v, क्लियर, और इस मोमेंटम को चेंज करना है, क्लियर, चेंज करने का क्या मतलब है? चेंज करने का मतलब है या इंक्रीज करना है या इस मोमेंटम को डिक्रीज करना है। तो इसके लिए हमें जो चाहिए उस चीज का नाम है फोर्स। उस चीज का क्या नाम है? फोर्स। तो याद रखोगे आप, यही न्यूटन सेकंड लॉ है, यही न्यूटन सेकंड लॉ। और इसको मैं अब थ्योरेटिकल शेप देता हूं, यानी कि एक डेफिनेशन बनाता हूं किसकी? न्यूटन सेकंड लॉ की। तो क्या चीज है न्यूटन सेकंड लॉ? तो क्या चीज है मैं यहां पर लिखता हूं और आप साथ साथ इसको राइट डाउन करोगे, न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन को। ठीक है? तो द चेंज इन मोमेंटम, the change in momentum of a body is always equal to, किसके बराबर होता है? is always equal to external force, is always equal to external force applied on it। इस पर जो अप्लाई हुआ फोर्स, इस पर जो हमने फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स की वजह से क्या होगा? तो मोमेंटम में चेंज आएगी। किस में चेंज आएगी? मोमेंटम में चेंज आएगी। इसी चीज को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी फार्मूला भी बताऊंगा, कितने फार्मूलाज हैं और क्या क्या आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। लेट अस सपोज एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का मास है m। क्या चीज है? जनरल में रखते हैं m। अब इस ऑब्जेक्ट के पास है वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी है v। चलो इसको मैं vi से रिप्रेजेंट करता हूं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, याद रखोगे मैंने क्या किया? अप्लाई फोर्स। ये मैंने फोर्स अप्लाई किया। अब जब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी। आफ्टर सम टाइम मैंने कहा अब जब फोर्स अप्लाई हुआ, इसकी वेलोसिटी जो है वो अब चेंज हुई और वो बन गई vf। पहले फॉर एग्जांपल 10 थी, अब बन गई 20। क्लियर? तो याद रखोगे आप, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज हुई। अब मोमेंटम पर आते हैं। मोमेंटम की फॉर्मूला है v mv। क्लियर? ये मोमेंटम की फॉर्मूला mv। तो पहले इतना मोमेंटम था, अब मोमेंटम कितना है? वो है mvf।
और ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो चेंज तो हुआ, लेकिन ये चेंज किस वजह से हुआ? जब हमने फोर्स अप्लाई किया। अगर फोर्स अप्लाई ना किया होता तो ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसे ही चलता रहता। क्लियर? तो ये चीज है, क्या चीज? इसी को कहते हैं द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट पर तो उसमें मोमेंटम में चेंज आती है। किस वजह से चेंज आती है? फोर्स की वजह से। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई चीज चल रही है, कोई साइकिल वाला चल रहा है, क्लियर, आप लोग पीछे से आए, उसके वो चल रहा है, उसके पास कुछ मोमेंटम होगा। आप पीछे से आए, आपने उसको और ज्यादा धक्का दिया, तो धक्का देने से क्या होगा? वो और ज्यादा तेज चलेगा। और ज्यादा तेज चलने का क्या मतलब है? उसका मोमेंटम जो है, उसके पास जो मोशन थी वो बढ़ गई। मोशन बढ़ने का क्या मतलब है? भाई चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और ये चेंज इन मोमेंटम किस वजह से हुआ? जो आप लोगों ने धक्का दिया। धक्का देने का क्या मतलब है? भाई सीधी सी बात है, फोर्स अप्लाई करना। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा ना, पुश और पुल, यही पढ़ा तो है ना, पुश और पुल। तो पुश किया ना आप लोगों ने, तब तो जाके वो और तेज चला। या अगर वो पहले ही तेज चल रहा है, अब आप पुल करोगे तो वो थोड़ा सा उसकी मोशन जो है डिक्रीज हो जाएगी। चेंज, चेंज का मतलब क्या है? इंक्रीज या डिक्रीज हो जाना। आई होप कि आप लोगों ने ये गेट किया होगा। क्लियर? अब इसकी जो फॉर्मूला है वो बनाते हैं। क्या कहा मैंने? चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? तो चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर इसका जो चेंज इन मोमेंटम क्या, कैसे निकालेंगे हम? एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी। तो ये किसके बराबर होता है? एफ के बराबर। क्लियर? अब एम वी एफ क्या चीज है? मैं कहूंगा ये तो फाइनल मोमेंटम है, तो मैं लिखूंगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी। तो यही तो एफ का वैल्यू होता है। एफ इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी। तो ये एक फार्मूला बन जाती है। अगर आपको मोमेंटम गिवन है, इनिशियल मोमेंटम गिवन है, फाइनल मोमेंटम गिवन है, टाइम गिवन है, और उसके बाद आपको बताया जाए कि इस पर फोर्स कितना एग्जर्ट हुआ, तो आप ए फार्मूला का यूज करोगे। वैसे ये इस फार्मूला पर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जनरल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है न्यूटन सेकंड लॉ पर, कि न्यूटन सेकंड लॉ की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो उसमें 2 डेफिनेशंस आएंगी। जो मैं अभी दूसरी बताने जा रहा हूं वो यही से निकलेगी, अभी देख लेना। क्लियर? तो एक एक्सप्रेशन यही है, एक डेफिनेशन यही है, दैट चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स। अब दूसरी एक्सप्रेशन पर आते, तो एक एक्सप्रेशन ये आप लिखोगे, दूसरी एक्सप्रेशन यही से बन जाएगी, यानी कि इस फार्मूला से बन जाएगी। एम जो है ये कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा, तो एम को बाहर लाते हैं, तो अंदर रहेगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी। अब ये जो v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई t है, तो ये इसका मतलब है ना m इंटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। अब मुझे बताओ, ये तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम, उसका क्या नाम है? उसका नाम है एक्सेलरेशन। तो m इंटू a दैट विल बी इक्वल टू f। ये तो आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो F इक्वल्स ma है। इसीलिए आप लोग क्या कह रहे थे कि पहले वाली डेफिनेशन तो याद नहीं थी, लेकिन दूसरी वाली डेफिनेशन हमें याद है, दूसरा वाला स्टेटमेंट हमें याद है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, इससे हमें फोर्स डिफाइन होता है, फोर्स का यूनिट डिफाइन होता है, फोर्स का डायमेंशन डिफाइन होता है। तो इस पर आते हैं। क्लियर? और उसके बाद में कुछ पॉइंट्स में बताने जा रहा हूं आपको, जो आपको इसमें याद रखने हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, यहां पर मैं यहां पर आपको पहले फोर्स का डायमेंशन यहां से निकाल के दूंगा, सॉरी फोर्स का यूनिट। क्लियर? फोर्स स्केलर है कि वेक्टर, वो भी मैं बताऊंगा यहां पर, और जो जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो सभी मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। ये देखो, एफ इज एम ए, तो एक स्टेटमेंट, एक हमारा ये बना फोर्स के लिए न्यूटन सेकंड लॉ, और दूसरा रहेगा हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। ये एफ इज चेंज इन पी, पी मीन्स मोमेंटम, पी मीन्स मोमेंटम। ध्यान रखिएगा आप कि ये जो P है ये क्या चीज है? ये मोमेंटम है। यहां पर चेंज इन P डिवाइडेड बाई T विथ रेस्पेक्ट टाइम। दूसरा स्टेटमेंट F इक्वल्स m। अब यहां से आप यूनिट निकालो या यहां से निकालो तो एक ही बात है ना। ऐसा यूनिट किसका? फोर्स का हमें निकालना है, फोर्स का। तो क्या चीज रहेगा? m इंटे m का जो यूनिट है वो है kg, a का जो यूनिट है वो है मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर। तो ये बन जाता है क्या चीज? यूनिट किसका? फोर्स का। और इसी का नाम जो है वो क्या नाम दिया गया है इसका? न्यूटन। क्या चीज? न्यूटन।
अब आप लोगों को इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, वो किस तरह का, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन में आंसर्स होंगे, मैं आपको आंसर्स बताऊंगा। एक होगा आपका न्यूटन, दूसरा होगा आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, और आपका डी ऑप्शन होगा नन ऑफ अबव। अब आप क्या करते हो वहां पे, आप सीधे कहते होते भाई फोर्स का तो न्यूटन है, आप न्यूटन को मारते हो टिक, आप सर्कल करते हो न्यूटन को, और घर जाके आप लोगों ने क्या कहा, चेक किया तो वहां पे लिखा होगा सी ऑप्शन, जब की आएगी तो वहां पे लिखा है सी ऑप्शन, आप लोगों ने ए ऑप्शन लिखा, फिर आप कह रहे हो भाई इन्होंने गलत दिखाया, नहीं गलत नहीं दिखाया। एक्चुअल में होता क्या है, न्यूटन जो है ये इसका नाम है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का नाम है न्यूटन, तो इसी मैंने यहाँ पे लिखा है केजी मीटर पर सेकंड इज न्यूटन, तो दोनों तो सही है, तो इसका मतलब है बोथ एंड बी सही है, खाली न्यूटन सही नहीं है, खाली केजी मीटर पर सेकंड सही नहीं, बल्कि बोथ एंड बी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन सी रहेगा। तो ये आप पॉइंट यहां पर ये आप याद रखोगे, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स यही होता है। क्लियर, तो ये ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या याद रखना है आपको, थर्ड पॉइंट, फोर्स जो है वो एक स्केलर है कि वेक्टर, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन होगी मोमेंटम की डायरेक्शन, यानी कि चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन, वही डायरेक्शन होगी इसकी, किसकी, फोर्स की। फिलहाल स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन में आप याद रखोगे यही डायरेक्शन होती है किसकी, फोर्स की। तो ये चीजें आप इसमें याद रखोगे। तो फोर्स की वजह से क्या चीज होता है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आती है, फोर्स की वजह से मोमेंटम में चेंज आती है, ये सब चीजें मैंने यहां पर डिस्कस की आप लोगों के सामने। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हम क्या करेंगे, फोर्स का जो न्यूटन है, एक न्यूटन को डिफाइन करेंगे। क्या कहा मैंने, फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन। अब 1 न्यूटन कभी कभी डेफिनेशन आती है, 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज, एक न्यूटन की डेफिनेशन क्या है, तो याद रखोगे आप, इसका जो मैंने कहा 1 kg अगर होगा मास ऑब्जेक्ट का और उसमें एक्सेलरेशन आएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस वक्त हम कहेंगे जो फोर्स अप्लाई हुआ है ऑब्जेक्ट पर, तो वो होता है 1 न्यूटन। तो क्या चीज है, अमाउंट ऑफ, याद रखोगे आप, अमाउंट ऑफ फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, अप्लाइड on a body of mass 1 kg, जिसका मास कितना है 1 kg, applied on a body of mass 1 kg and produces an acceleration of 1 meter per second square in it। कितना अमाउंट ऑफ फोर्स है जो 1 kg पर आप अप्लाई करोगे, जिस एक बॉडी पर जिसका मास होगा 1 kg, और उससे क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी बॉडी में, तो उसको 1 न्यूटन कहेंगे हम। अगर 2 न्यूटन दैट मीन्स 1 kg पर ही, अगर आप कहोगे व्हाट इज 2 न्यूटन, 2 न्यूटन कितने होते हैं, तो आप क्या करोगे, तो दोनों में से एक आप यूज करोगे, मीन्स 1 kg 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर एक्सेलरेशन आएगी दैट इज 2 न्यूटन। क्लियर, तो इसको 2 न्यूटन का नाम दिया गया है। क्लियर, तो सेम प्रोसेस आगे जाके आप यूज करोगे। अब कुछ पॉइंट्स जो है न्यूटन ने सेकंड लॉ या फोर्स के बारे में, वो आप याद रखोगे, वो मैं यहां पर राइट डाउन करूंगा। तो ये पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे हैं। एक पॉइंट क्या है, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है और उसकी वेलोसिटी जो है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो उस पर हमें फोर्स की जरूरत नहीं है, वो चलती रहेगी, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाना है, वो चलती रहेगी, चलती रहेगी। क्लियर, दूसरा चीज, अब ये आपका कहां से मिला, देखो अगर वेलोसिटी फिक्स्ड है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दोनों का सब्ट्रैक्ट करते 0 बन जाता, तो एफ भी 0 बन जाएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन ये है, अगर फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो ये 0 बन जाएगी टर्म, तो फोर्स भी 0 है। क्लियर, तो मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं पड़ रहा है, ध्यान रहे। दूसरा पॉइंट, एक्सेलरेटेड मोशन
इज ऑलवेज ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट में तो यह हमेशा तभी होगी जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है तो हमेशा याद रखोगे आप, उस पर फोर्स हमेशा पड़ता रहेगा। अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स है। क्लियर। थर्ड पॉइंट, अगर आपको मेजर करना है फोर्स को तो आप दो एक्सप्रेशंस का यूज करोगे, दो क्वांटिटीज का यूज करोगे, दो इक्वेशंस का यूज करोगे। एक ये इक्वेशन और दूसरी ये इक्वेशन, इसका दूसरा शेप भी है। अगर m को मल्टीप्लाई करते हैं तो p फाइनल माइनस p इनिशियल डिवाइडेड बाई t, ये दूसरी शेप है इसी एक्सप्रेशन की। क्लियर। तो ये था अभी तक न्यूटन सेकंड लॉ जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। उसके बाद मैंने फोर्स का भी जानकारी दी और सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर है वो सभी। तो ज्यादा से ज्यादा मैंने यहां पर ये जो पॉइंट है मेरे हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज पर JKSSB एग्जाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही वाला पॉइंट, नो फोर्स सर्किट टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। चाहे +2 का लेवल का एग्जाम हो, चाहे +3 लेवल का एग्जाम हो, मैं कह रहा हूं अप्रोक्सीमेटली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और एक टॉपिक बन जाएगा इसका, और भी कुछ पॉइंट्स बताएंगे। कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। अगर पढ़ना है तो पूरा पढ़ो, अगर नहीं पढ़ना है तो फिर तो छोड़ ही दो, फिर कुछ नहीं होगा। अगर आपको वहां पर निकालने है, अपनी सीट निकालनी है, तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा तैयार होना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।